हे देयर, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के टॉपिक से आपको तो पता चल ही गया होगा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 5 इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स जिसके बेसिस पे आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसका बेसिक फाउंडेशन इज ग्रामर। तो जब तक आप ग्रामर में एक्सपर्ट नहीं बनते तब तक आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। और इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना ये इंग्लिश लैंग्वेज ना बिल्कुल अधूरा है। तो इसलिए इस वीडियो को ना आप एंड तक देखो। और दोस्तों, मैं आपको गारंटी करती हूँ कि जब आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे ना और इन 5 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स को बहुत अच्छे से मास्टर कर लोगे तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना बहुत ही सिंपल सा टास्क हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको एक काम करना है और वो क्या है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिले। और साथ ही साथ इस वीडियो को इतने लाइक्स और इतने शेयर कर दो ताकि आपकी तरह बाकी और लोगों को भी मालूम पड़े कि वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स है जिनके बेसिस पे आप इस लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो with this we start with the first point. So जो फर्स्ट रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में एक्सपर्ट बनने के लिए वो ये है कि आपके वर्ब के साथ आपके टेंस का कनेक्शन बहुत ज्यादा अलाइन होना चाहिए और एकदम परफेक्टली अलाइन होना चाहिए। इसे आप कैसे समझोगे मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम ड्राइंग करते हैं, मतलब कि हम पेपर पे जब कुछ ड्राइंग करते हैं पेंसिल से, पेन से, स्केच पेन से, तब हम क्या सोचते हैं कि हमारे माइंड में एक आइडिया होता है कि हमें ये पर्टिकुलर पिक्चर को पेपर पे लाना है। और उसे हम कैसे करते हैं? अपने हाथों की मदद से। तो जैसे हम ड्रॉ कर रहे होते हैं ना उस चीज को, तो हमारा हैंड और माइंड का जो कनेक्शन होता है वो हम एस्टेब्लिश करते हैं। तो जैसे ड्राइंग करने के लिए आपको अपने माइंड और हैंड का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही ज़रूरी है कि आप अपने वर्ड के साथ अपने टेंस को कनेक्ट करो इंग्लिश ग्रामर में एक्सपर्ट बनने के लिए। अब वो कैसे, आगे मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जो हमारा वर्ब है वो क्या है? वो वर्ड है जो हमारे उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि टू ईट यानी कि खाना, टू डांस यानी कि नाचना, टू सिंग यानी कि गाना गाना। तो ये जो है ये हमारे वर्ब्स है, यानी कि ये हमारे एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो एक्शन हम करने वाले हैं या कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं। अब जब हम वर्ब और टेंस का कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं वो कैसे करते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक पहला एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि मुझे कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करना है, तो मैं कैसे बोलूंगी? आई वॉन्ट टू ज्वाइन कुकिंग क्लासेस। अब मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि मैं कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर चुकी हूं, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव ऑलरेडी ज्वाइंड कुकिंग क्लासेस। अब मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि मैं फ्यूचर में कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करूंगी, तो मैं क्या बोलूंगी? आई विल ज्वाइन कुकिंग क्लासेस इन द फ्यूचर। ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, तो ये जो सेंटेंसेस अभी हमने कहे, देखिए इनके मीनिंग्स और इनके कॉनोटेशंस डिफरेंट है। जब मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिए हैं, तो मैं क्या बोल रही हूँ? आई हैव ऑलरेडी ज्वाइंड कुकिंग क्लासेस। ठीक है। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? ज्वाइन। ठीक है। और हमारा टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हमने ये कहा कि आई हैव ऑलरेडी ज्वाइंड कुकिंग क्लासेस। तो जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट में कोई सेंटेंस बनाया तो हमारा टेंस अलग हो गया, और क्योंकि हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमने जो हमारा वर्ब है यानी कि ज्वाइन, उसको भी अकॉर्डिंगली हमने सेट किया। हमने क्या कहा? आई हैव ऑलरेडी ज्वाइंड कुकिंग क्लासेस। लेकिन अब अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलूं, क्या? आई विल ज्वाइन कुकिंग क्लासेस इन द फ्यूचर, यानी कि ये फ्यूचर टेंस में आ गया। अब आपने देखा कि जब मैंने कहा कि आई विल ज्वाइन कुकिंग क्लासेस इन द फ्यूचर, तब मैंने ज्वाइन यूज किया विल के साथ, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो सब्जेक्ट हमारा आई है और हम बोलेंगे आई विल ज्वाइन। हमने ये नहीं कहा कि आई विल ज्वाइंड, नहीं, वो गलत है। हमने कहा आई विल ज्वाइन। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है
कि जब भी आप ग्रामर को इंक्रीज करने की या फिर ग्रामर में आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करें, तब आपको एक वर्ब और टेंस का जो कनेक्शन है उसे एस्टैब्लिश करना है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज तो समझ में आ गई है कि आपको कैसे वर्ब और टेंस में एस्टैब्लिश करना है कनेक्शन। और इसी के साथ साथ आप एक काम करिए कि आप ऐसे ही और भी सेंटेंसेस को जो है या तो आप खुद लिखिए या तो आप देखिए कहीं पे जहां पे ऐसे सेंटेंसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में और डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स को यूज करके, और आप सोचिए कि ये जो वर्ब और इस वर्ब को कैसे उस सेंटेंस में एक टेंस को यूज करके यूज किया गया है। तो आप इस चीज को ना खुद एस्टैब्लिश करने की कोशिश करो कि इस वर्ब को किस तरह यूज किया गया है। अब आते हैं दोस्तों अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर टिप। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैड रिटन अ लेटर, है ना? सिंपल। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक चिट्ठी मुझसे लिखी गई थी, तो मैं क्या बोलूंगी? अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो दो सेंटेंसेस है, इन दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस है, जब मैंने कहा कि आई हैड रिटन अ लेटर, वहां पे मैं डायरेक्टली कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैंने एक लेटर लिखा था। लेकिन जो मेरा सेकंड सेंटेंस है, जहां पे मैंने ये कहा कि एक लेटर मुझसे लिखा गया था, मैं क्या बोलूंगी? अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। तो देखिए, दोनों जो ये सेंटेंसेस है अल्टीमेटली काइंड ऑफ सेम मीनिंग ही डिपिक्ट करते हैं, लेकिन हमने उनको बोला डिफरेंट तरीके से। क्यों? क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अक्सर हम ऐसे बोल देते हैं। मतलब हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, कभी डायरेक्ट हमारे अपने से निकलते हैं, यानी कि जब मैंने ये कहा कि आई हैड रिटन अ लेटर डायरेक्ट, और हम जब इनडायरेक्टली थोड़ा बोलने की कोशिश करते कि एक लेटर मुझसे लिखा गया था, तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। तो ये जो हमने एक ही सेंटेंस को दो डिफरेंट वेज में कहा, जबकि उनके मीनिंग्स सिमिलर ही निकले इन द एंड, तो वो क्या डिपिक्ट करते? सोचो सोचो। यस, तो ये है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो देखो, जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है ना, वो सिर्फ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे रोज के इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में जब हम कुछ भी बोलते हैं, अक्सर हम जब अपने दिल की बात को, अपने दिमाग की बात को जब हम बाहर निकालते हैं, जब किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं ना हम, तब हमारे अंदर जो हिंदी में जो भी सेंटेंसेस चल रहे होते हैं ना हमारे दिमाग में, उन्हीं को हम जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं। ठीक है? अब जब आप उसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहोगे और बोलना चाहोगे, तो आपके लिए बहुत जरूरी है ना कि आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जानो। क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जब आप करेक्टली यूज करना सीख जाओगे ना, तो आप एक्चुअली क्या बोलना चाहते हो उसका मीनिंग एकदम सही तरह से निकलेगा। वरना अगर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को ऐसे मिक्स कर दोगे ना, तो आप क्या बोलना चाहते हो उसका मीनिंग सही से निकलेगा नहीं, और आपका जो कॉन्वर्सेशन है ना वो अच्छा नहीं रहेगा। अभी दोस्तों, इस चीज को ना थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब मान लीजिए कोई आपसे नॉर्मली ऐसे पूछ रहा है कि तुम कितनी किताबें लेकर आए थे, तो आपने कहा कि आई वॉज कैरिंग 2 बुक्स विद मी। ठीक है? लेकिन अब मान लो किसी ने थोड़े गुस्से से आपसे ये बोल दिया कि अरे तुम कितने ही बुक्स लेकर आए थे, तब आप क्या बोलोगे? आप तब गुस्से में बोलोगे ना कि 2 बुक्स वर बीइंग कैरिड बाय मी। अब आपने देखा कैसे एक ही कॉन्वर्सेशन या फिर एक ही सेंटेंस को जब दो डिफरेंट एक्सप्रेशन और इमोशन से बोला जा रहा है, तो कैसे उसके मीनिंग बदल रहे हैं। क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस था, आपने उसमें कहा कि आई वॉज कैरिंग 2 बुक्स विद मी, वेरी सिंपल। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में जहां पे जो सामने वाला इंसान है, जिन्होंने आपसे थोड़े गुस्से से बात की और कहा कि कितने ही बुक्स लेकर आए थे तुम, तब आपने कैसे रिप्लाई किया कि 2 बुक्स वर बीइंग कैरिड बाय मी। तो उनके इमोशन और एक्सप्रेशन और आपके इमोशन और एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे हैं ना। तो यही इमोशंस और एक्सप्रेशंस को दिमाग में रखते हुए आपको अपने कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर जाना है, और ताकि आप अपने कॉन्वर्सेशन को बेहतर कर पाए, तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जानना तो बहुत ही जरूरी है। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर टिप। दोस्तों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट याद आ रहा है कुछ? यस, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू ऑल, दे, ये है हमारे सब्जेक्ट। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर,
सेकेंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एंड उन्हीं के जो प्लूरल है वो मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अब दोस्तों हम आते हैं कि सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में। अभी देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि मैं आज मार्केट जाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी? आई विल गो टू द मार्केट। अब अगर मैं ये बोलूं कि मैं मार्केट जा रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम गोइंग टू द मार्केट। अभी इसी चीज को अगर मैंने सब्जेक्ट बदल दिया, मानो अगर मैंने कहा कि तुम मार्केट जा रहे हो, तो फिर इसे मैं कैसे बोलूंगी? यस, आई विल से यू आर गोइंग टू द मार्केट। अब मुझे बताओ कि मैंने यू एम गोइंग टू द मार्केट क्यों नहीं कहा? ऑब्वियसली क्योंकि वो गलत है, इसलिए मैंने नहीं कहा। तो ये जो आपको सब्जेक्ट के साथ एम, इज, आर कौन सा एक्सप्रेशन डालना है वो जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि अगर मार्केट वाली जो ये सेंटेंस है उसको अगर हम अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो फिर इसे हम कैसे बोलेंगे? मैं मार्केट जा रही हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तुम मार्केट जा रहे हो, यू आर गोइंग टू द मार्केट। वो यानी कि मान लो कोई मेल, कोई फीमेल या फिर कोई नेम, अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को लेंगे तो क्या बोलेंगे? ही इज गोइंग टू द मार्केट, शी इज गोइंग टू द मार्केट, या फिर कोई भी नेम इज गोइंग टू द मार्केट। देन वी आर गोइंग टू द मार्केट, यू ऑल आर गोइंग टू द मार्केट, दे आर गोइंग टू द मार्केट। तो आपने देखा कि जो हम ये एक सेंटेंस बोल रहे हैं उसका मतलब तो सेम ही है, बस उसमें सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। और क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो इसलिए सेंटेंस का फॉर्मेशन भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए सब्जेक्ट को आपको बहुत ही ध्यान से यूज करना है और उसको बहुत अच्छे से आपको दिमाग में बिठा देना है कि जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट मिलते जाएंगे वैसे वैसे ही सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज होता जाएगा। अभी मान लो अगर इसी चीज को हम फ्यूचर में कन्वर्ट कर दे कि मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी? आई विल गो टू द मार्केट। तुम मार्केट जाओगे, यू विल गो टू द मार्केट। ऐसे ही जितने सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं ना उनके साथ हम विल को ही प्लेस करेंगे। लेकिन ये हमने क्यों किया? क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है। अभी अगर मैं यहां पे भी बोल देती कि आई विल गो टू द मार्केट की जगह आई एम गो टू द मार्केट, गलत हो जाता। यू आर गो टू द मार्केट, गलत हो जाता। जहां पे फ्यूचर टेंस वहां पे आपको विल ही प्लेस करना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और आपका टेंस कौन सा है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर टिप। अच्छा दोस्तों, ऐसे कभी ना कभी हमें फ्लावर्स मिलते हैं, है ना? तो अगर मुझे कोई फ्लावर्स दे तो मैं क्या बोलूंगी? कि आई रिसीव्ड अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ओके। लेकिन अभी मानो मैं किसी और को जाके डिस्क्राइब कर रही हूँ कि ये जो बंच ऑफ फ्लावर्स मुझे मिले हैं ना ये बहुत प्रिटी है, तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगी? द बंच ऑफ फ्लावर्स दैट आई रिसीव्ड इज या आर प्रिटी। कंफ्यूज्ड? बिल्कुल मत कंफ्यूज हो, क्योंकि मैं भी बताने वाली हूं क्यों नहीं होना चाहिए आपको कंफ्यूज। देखो, दिस इज कलेक्टिव नाउन। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ स्कूल ऑफ फिश, ये सब जो है ना ये कलेक्टिव नाउन्स है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये याद रखना है कि जब भी हम कलेक्टिव नाउन्स को यूज करते हैं ना उसे हम एज अ यूनिट पकड़ते हैं। ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि जो हाथी है वो लोग जंगल में चल रहे थे, तो अगर मैं इन जनरल बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? एलिफेंट्स वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। लेकिन अगर इसी को मैंने कलेक्टिव नाउन में बदल दिया तो मैं क्या बोलूंगी? अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। क्योंकि ये जो मैंने कहा ना अ हर्ड ऑफ फॉरेस्ट, ये जो अ हर्ड है दिस इज अ यूनिट, यानी कि इसको हमने एक बना दिया, एक यूनिट। जहां पे एक यूनिट आ जाता है वहां पे आप उसको प्लूरल नहीं उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। ओके। तो जैसे मैंने पहले कहा ना कि आई रिसीव्ड अ बंच ऑफ फ्लावर्स एंड द बंच ऑफ फ्लावर्स इज वेरी प्रिटी। करेक्ट। यहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे कि द बंच ऑफ फ्लावर्स आर वेरी प्रिटी, वो टोटली रॉन्ग है। ऐसे ही ना जितने भी कलेक्टिव नाउन्स है उनको आप यूज करो और उनके साथ साथ आपको जानना है कि उसको आपको एज अ यूनिट कंसिडर करना है। ठीक है। जैसे अ पैक ऑफ वुल्व्स was going to attack people। ठीक है। फिर अगर हम ये बोले कि a school of fish was swimming in the pond, तो ऐसे ही ना आपको कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर वे में कंसिडर करना है और उनके साथ आपको इज यूज करना है एंड अकॉर्डिंगली बाकी सब चीजें भी जो आप सेंटेंस बनाते हैं एक कलेक्टिव नाउन को यूज करके उनको यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। और दिमाग में ये रखना बहुत जरूरी है कि कलेक्टिव नाउन इज इक्वल टू
सिंगुलर, यस। सो दोस्तों, with this we come to the last most important tip of today's video. तो अगर मैं किसी से ये कहूँ कि मुझे ना माउंटेन्स क्लाइंब करने में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसे मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? ऑब्वियसली यही बोलूंगी ना कि आई एम इंटरेस्टेड इन क्लाइंबिंग माउंटेन्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ना वो पर्टिकुलर किताब पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो तब भी क्या मैं ये बोलूंगी कि आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट बुक? नो, दैट्स रॉन्ग। एंड व्हाई इट इज रॉन्ग, लेट्स डिस्कस। देखिए, जो इंग्लिश ग्रामर है ना, या जो इंग्लिश लैंग्वेज है एज सच, इसमें ना आपको ऐसे 5 वर्ब्स मिलेंगे। वो क्या है? टू हियर, टू सी, टू नो, टू रीड, टू लर्न। ये जो 5 वर्ब्स है ना, ये बहुत यूनिक वर्ब्स है। क्यों? क्योंकि जब भी आप इन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हो ना, ये सेंटेंस बनाने के लिए कि आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा और उसमें आपको ये वर्ब यूज करना है, तो आप हमेशा बोलोगे कि आई एम इंटरेस्टेड टू हियर दिस सॉन्ग, आई एम इंटरेस्टेड टू सी दिस पर्टिकुलर प्लेस, आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, आई एम इंटरेस्टेड टू रीड दैट नॉवेल, आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स। ये 5 ऐसे यूनिक वर्ब्स है ना, जहां पे आप ये नहीं बोलोगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग, आई एम इंटरेस्टेड इन हियरिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग। बिल्कुल गलत है। आप ING नहीं लगाएंगे। आपको हमेशा इसको ऐसे ट्रीट करना है कि आई एम इंटरेस्टेड टू हियर, आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न। और ऐसे ही जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में आपको बताया कि आपको कैसे इन वर्ब्स को यूज करना है, बट इनके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं उनमें आप जब भी आई एम इंटरेस्टेड से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, तब आप ING को जरूर ऐड करिएगा। जैसे मैंने कहा कि आई एम इंटरेस्टेड इन क्लाइंबिंग माउंटेन्स, आई एम इंटरेस्टेड इन स्विमिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग सॉन्ग्स। तो क्योंकि ये वाले जो वर्ब्स है ये उन 5 वर्ब्स के ग्रुप में नहीं आते, तो आप इनके साथ ING यूज करेंगे जब आप आई एम इंटरेस्टेड से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। बट उन 5 यूनिक वर्ब्स के साथ जब भी आप आई एम इंटरेस्टेड को यूज करके एक सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, तब कभी भी ING नहीं लगाएंगे टू एंड द इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। Well, with this we come to the end of the video and I hope you found this video useful. And दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको क्या करना है वो तो आपको मालूम ही है। You have to subscribe to my channel and like and share this video as well. लेकिन wait, I want to say something else also to you. So दोस्तों देखिए, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड पेशेंस, ये जो 3 चीजें हैं ना, इनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस का भी कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। तो आप जब भी मेरे वीडियोस देखें, उसके बाद ना कोशिश करिए कि हर टाइम ना आप प्रैक्टिस करें। तो जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उनको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ना अपने आप में, तो ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, इसके साथ साथ जो है ना, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर को मास्टर करने में। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। और दोस्तों, दोबारा मिलेंगे, लेकिन टिल देन keep learning and keep growing, and see you soon.